नमस्कार साथियों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ समसामयिक घटनाओं का भाग 2। इसके पहले भाग 1 कवर हो चुका है, जिसमें मैंने छत्तीसगढ़ के कुछ प्रमुख योजनाओं को भी कवर किया हुआ था। इस वीडियो के अंतर्गत बचे हुए समसामयिक घटनाओं को देखेंगे। साथ ही साथ इसमें आर्थिक सर्वेक्षण की जो भी पोर्शन शेष रह गए हैं उसको भी मैंने ऐड कर दिया है, और आर्थिक सर्वेक्षण के कई पार्ट बन चुके हैं। तो आर्थिक सर्वेक्षण वाली प्लेलिस्ट में जाकर आप बचे उन टॉपिक्स को कवर कर लीजिएगा, जिसमें मैंने विभिन्न क्षेत्रों की वृद्धि दर एवं योगदान के साथ साथ लोक वित्त और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के साथ साथ पूरी तरीके से कृषि कवर किया है आंकड़ों सहित। तो उसे आप देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं संपूर्ण छत्तीसगढ़ समसामयिक घटनाओं का भाग 2 आर्थिक सर्वेक्षण विशेषांक के साथ में। चलिए देखते हैं। कोरबा के संबंध में आपको ध्यान में रखना है, प्रदेश का पहला हाथी अभ्यारण्य क्षेत्र बनने वाला है यहां पर लेमरू एलिफेंट रिजर्व के नाम से। क्या? लेमरू एलिफेंट रिजर्व आपको ध्यान में रखना है। कोरबा, ठीक है, प्रदेश का पहला हाथी अभ्यारण्य क्षेत्र बनने वाला है ये, ठीक है, लेमरू एलिफेंट रिजर्व। साथ ही साथ अगला आपको ध्यान में रखना है राजनांदगांव, प्रदेश का पहला बर्ड्स पार्क बनेगा यहां पर, ठीक है, चिड़िया पार्क बोल सकते हैं आप, क्लियर। और राजनांदगांव के क्षेत्र के नाम याद रखें स्पेसिफिक, तो बसंतपुर में पहला बर्ड्स पार्क बनेगा राजनांदगांव के तहत। रायपुर को किस संबंध में ध्यान में रखना है, तो देखिए पहला पब्लिक फिश एक्वेरियम बनने वाला है रायपुर में। कहां पर? बूढ़ा तालाब में, ठीक है, जिसे हम विवेकानंद सरोवर के नाम से भी जानते हैं। पहले ही ये क्षेत्र काफी सुंदर विकसित किया जा चुका है, अभी और अच्छे से विकसित किया जा रहा है इसे। साथ ही साथ इसमें फिश एक्वेरियम भी बनेगा, जिसमें आप विभिन्न प्रकार के मछलियों को जाकर देख पाएंगे, ठीक है ना। एक्वेरियम वही होता है। चलिए आगे देखें। सरगुजा में पिलखा पहाड़ याद रखिए, नाम याद रखिए, पिलखा पहाड़, सरगुजा। मिनी जंगल सफारी के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है, ठीक है, मिनी जंगल सफारी के रूप में इसे विकसित किया जा रहा है पिलखा पहाड़ को सरगुजा के अंतर्गत। चलिए डोंगरगढ़ के संबंध में ध्यान में रखना है। सबसे पहले हम उन क्षेत्रों की बात कर रहे हैं जहां पर कुछ चीजें नई आई है, ठीक है, और जनरली हम देखें तो ये तो एक तरीके से विभिन्न जानवरों से रिलेटेड है, जैसे हाथी हो गया, बर्ड्स पार्क हो गया। इस संबंध में सारी क्षेत्रों को हम देख रहे हैं, स्थानों को देख रहे हैं। डोंगरगढ़ केंद्र सरकार की प्रसाद योजना में शामिल छत्तीसगढ़ एकमात्र शहर है। अब यहां से थोड़ा चेंज हो गया। डोंगरगढ़ को कैसे याद रखना है? केंद्र सरकार की एक योजना है प्रसाद योजना, इसको आप डिटेल में थोड़ा सा देख लीजिएगा, लेकिन अभी हम सिर्फ वन लाइनर फैक्ट देख रहे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो प्रसाद योजना केंद्र सरकार की योजना है, जिसमें छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ को याद रखना है। छत्तीसगढ़ से एकमात्र शहर है जो इस योजना के अंतर्गत शामिल हुआ है, छत्तीसगढ़ से एकमात्र शहर, ठीक है। यह योजना देश के 41 धार्मिक स्थलों को विकसित करेगा। प्रसाद योजना के अंतर्गत देश के 41 धार्मिक स्थलों को विकसित करेगा, जिसमें से हमारा छत्तीसगढ़ का है डोंगरगढ़, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पर यह विकसित होगा। आगे देखिए, श्री राम वन गमन पर्यटन परिपथ, ठीक है, प्रदेश के 75 स्थान चिन्हांकित किए गए। प्रथम चरण में 9 स्थलों का विकास और सौंदर्यीकरण किया जाएगा श्री राम वन गमन पर्यटन परिपथ के अंतर्गत, ठीक है, श्री राम सर्किट भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो प्रदेश में छत्तीसगढ़ के अंतर्गत 75 स्थानों को चिन्हांकित किया गया है, जिसमें शुरू में प्रथम चरण में 9 स्थलों का विकास और सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इसको आप ध्यान में रखिएगा। धमतरी से रिलेटेड बात ध्यान में रख लेते हैं। देश का प्रथम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर विंडो यहां पर बनाया गया है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर विंडो, ठीक है, धमतरी में। देश का पहला क्या बोल रहे हैं? देश का पहला, इस कारण से ये महत्वपूर्ण हो सकता है, हेल्थ वेलनेस सेंटर विंडो। आगे देखिए, बिलासपुर देश का प्रथम ई लोक अदालत का उद्घाटन PR रामचंद्र मेनन के द्वारा, ठीक है, ये आप ध्यान रखें। और आगे जब मैं बताऊंगा तो ये आपको समझ में आ जाएगा PR रामचंद्र मेनन कौन है, ओके। जशपुर बगीचा विकासखंड के लोरो में मिर्च प्रोसेसिंग यूनिट बनाया गया है, ओके, जशपुर के अंतर्गत, बगीचा विकासखंड के अंतर्गत, ठीक है। रायपुर जिले के धर्मपुरा में प्रदेश का पहला शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोला जा रहा है, ठीक है। ये हमने पिछले क्लास में भी देखा था, है कि नहीं। लेकिन धर्मपुर में प्रदेश का पहला शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोला जा रहा है। इसमें सारे निजी स्कूल जैसी फैसिलिटी होगी, और अभी तक देखें सरकारी स्कूल हिंदी माध्यम होते थे, लेकिन अब ये जो सरकारी स्कूल खुल रहा है इसका माध्यम अंग्रेजी होगा, पढ़ने का माध्यम अंग्रेजी होगा, ठीक है। रायपुर से रिलेटेड आपको धर्मपुरा ध्यान में रखना है यहां पर, क्लियर है। तो ये था पूरा फर्स्ट पेज जिसमें आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़े।
दुर्ग के पाटन विकास खंड के सांकरा में महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय का निर्माण। महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय का निर्माण बहुत ही बड़ी बात है, तो ध्यान रखिएगा दुर्ग के पाटन विकास खंड के सांकरा गांव में। ठीक, और पाटन किसका निर्वाचन क्षेत्र है? तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का, ये आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर है ना? तो महात्मा गांधी उद्यानिकी वानिकी विश्वविद्यालय, तो आपको पाटन याद आना चाहिए और गांव का नाम याद रखिए तो सांकरा। चलिए, मरवाही में स्वर्गीय बिसाहू दास महंत के नाम पर उद्यानिकी महाविद्यालय प्रस्तावित है। तो अब एक तरीके से वो प्रस्तावित है उद्यानिकी महाविद्यालय, और यहाँ पर उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय। महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में दोस्तों अंतर होता है। विश्वविद्यालय को इंग्लिश में हम कहते हैं यूनिवर्सिटी और महाविद्यालय को कहते हैं कॉलेज, ये अंतर होता है। तो आप तो अंतर समझते होंगे, ये क्लियर है। तो स्वर्गीय बिसाहू दास महंत के नाम पर कहाँ पर होगा? मरवाही में, गौरेला पेंड्रा मरवाही जो नया जिला है उसमें। और महात्मा गांधी उद्यानिकी वानिकी विश्वविद्यालय आपका पाटन में। आगे देखें, सरगुजा में वन धन योजना के तहत ट्राइबल फूड पार्क का प्रस्ताव रखा गया है। वन धन योजना के तहत ट्राइबल फूड पार्क का प्रस्ताव रखा गया है। भोरम देव शक्कर कारखाना कवर्धा में प्रदेश का पहला एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा। ठीक है, एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा। ये कुछ कुछ बातें जो है वो पहले भी बता चुका हूं, लेकिन ये जगह विशेष से हम पढ़ रहे हैं, स्थान विशेष पढ़ रहे हैं, तो ये फिर से वही बातें आ रही है। ठीक है ना? तो एक तरीके से ठीक है, कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। प्रदेश का प्रथम ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र सकरी रायपुर में होगा। ठीक है, अब एक चीज देखिए, ये सांकरा है जो पाटन में दुर्ग जिले के अंतर्गत, और ये सकरी जो है वो रायपुर के अंतर्गत आता है। थोड़ा कंफ्यूजन से बचिएगा, थोड़ा सा उल्टा ना कर दीजिएगा, समझे? ठीक है, तो प्रदेश का प्रथम ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र। ठोस अपशिष्ट मतलब ठोस पदार्थ के जो भी अपशिष्ट पदार्थ कचरे के फॉर्म में निकलते हैं उनका प्रोसेसिंग किया जाएगा, उसके लिए संयंत्र स्थापित किया गया सकरी के रायपुर में। ओके, चलिए, बेमेतरा को किस नाम से किस लिए याद ध्यान रखना है? इफ्को जिला घोषित किया गया है। किसको? बेमेतरा को। ठीक है, इफ्को जिला, इफ्को का फुल फॉर्म आपको देखना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये क्या है। ठीक है ना? तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इफ्को जिला घोषित किया गया है बेमेतरा को। जगदलपुर, शहरी लोगों को वन भूमि का अधिकार पत्र प्रदान करने वाला देश का पहला नगर निगम है जगदलपुर। पहले तो ध्यान रखें कि जगदलपुर नगर निगम है। ऑब्वियसली शहर अगर हम बात करें रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, ठीक है, ये सारे जो मुख्य मुख्य शहर है नगर निगम होगा उसमें। और वन भूमि का अधिकार पत्र, वन भूमि का अधिकार पत्र प्रदान किया जा रहा है, और इस प्रकार ये वन भूमि अधिकार पत्र प्रदान करने वाला देश का पहला नगर निगम बन जाएगा जगदलपुर। सारी बातें आप एक बार ध्यान में रख लीजिए, अगर एग्जाम में आएगा तो आपको क्लिक कर जाएगा, बस आपको दिमाग में रखना है, ये सारी बातें एक बार पढ़ लेना है। अंबिकापुर, कचरा मुक्त शहरों की रेटिंग में प्रथम स्थान। अब हम पहले से देखते आ रहे हैं, जैसे जब से स्वच्छता अभियान चल रहा है अंबिकापुर की रैंकिंग हमेशा टॉप में रहती है छत्तीसगढ़ से। ठीक है, तो अभी किस नाम से ध्यान में रखना है? कचरा मुक्त शहरों की रेटिंग में प्रथम स्थान मिला है अंबिकापुर को। ओके, चलिए आगे, गार्बेज कैफे। गार्बेज कैफे भी ध्यान में रखना है। कचरा देने पर निःशुल्क नाश्ता और भोजन दिया जाएगा, इस कारण इसको गार्बेज कैफे कह रहे हैं। गार्बेज कैफे का ये मतलब नहीं है कि उस कैफे में गार्बेज मिलेगा, मतलब वहां पर कूड़े करकट मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। गार्बेज कैफे का मतलब है कि आप अपना कचरा ले जाकर देंगे तो आपको उसमें निःशुल्क नाश्ता, उसके बदले में नाश्ता और भोजन दिया जाएगा। एक तरीके से स्वच्छता अभियान को प्रमोट करने का इनिशिएटिव है ये गार्बेज कैफे। क्लियर? आगे देखें, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन की डायनेमिक रैंकिंग में छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ को प्रथम स्थान किसमें मिला है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन के तहत। ठीक है, आगे देखें, कोरबा, लिथियम की उपलब्धता पाई गई है कोरबा में। छत्तीसगढ़ से किस स्थान से लिथियम की उपलब्धता पाई गई है? तो आपको क्षेत्र याद रखना है, कोरबा। बड़ी बात है, लिथियम की उपलब्धता छत्तीसगढ़ के कोरबा से, याद करिए साथ साथ मेरे। ओके, रायपुर, प्रदेश का पहला इंटरनेशनल टेनिस स्टेडियम कृषि विश्वविद्यालय के समीप बनेगा। कृषि विश्वविद्यालय के समीप बनेगा प्रदेश का पहला इंटरनेशनल टेनिस स्टेडियम। ठीक है, तो टेनिस टूर्नामेंट आने वाले समय में ऐसा हो सकते हैं, ऐसा हम मान सकते हैं। ठीक है, फिलहाल अगर देखें तो यहाँ पर जितने भी स्पोर्ट्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। टूरिज्म भी अच्छे से डेवलप नहीं हो रहा है अगर देखा जाए, और बहुत सारे जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी है तो उसका भी हाल आप देख ही रहे हैं, कब से वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो योजनाएं तो निकाली जाती है, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन, उसका रख रखाव उतना अच्छे से होता नहीं है। ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं कहाँ तक ये सफल हो पाता है। पहला इंटरनेशनल टेनिस स्टेडियम कृषि विश्वविद्यालय, मतलब इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के समीप बनेगा। चलिए, साई, साई का फुल फॉर्म
स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है ना, ये साई का मतलब क्या है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा निम्नलिखित संस्थानों को मंजूरी दे दी गई है। बालक एवं बालिका आवासीय हॉकी अकादमी का रायपुर में होगा और एथलेटिक, कुश्ती और तैराकी हेतु एक्सीलेंट सेंटर बिलासपुर में खुलेगा। ये आप देखें, ठीक है। तो साई के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है दो जगहों को, रायपुर और बिलासपुर को, दो महत्वपूर्ण जिले छत्तीसगढ़ से। बालक एवं बालिका आवासीय हॉकी अकेडमी रायपुर में और एथलेटिक्स, कुश्ती और तैराकी, ये एक्सीलेंस सेंटर आपका बिलासपुर में होगा। साई के द्वारा अप्रूव किया गया है। क्लियर है? फर्स्ट पेज स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज आपको पीडीएफ जैसे कि मैंने बताया आजाद सीजीपीएससी एकेडमी एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर प्रोवाइड करवा दिया जाता है वीडियो के 2 दिनों के बाद। अगला पेज पे आते हैं। चलिए, केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत देश में पहली ट्राइबल टूरिज्म सर्किट का लोकार्पण छत्तीसगढ़ में किया गया है। स्वदेश दर्शन योजना चलाई जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा और पहला ट्राइबल टूरिज्म सर्किट, जैसा कि आपको पता होगा, यह स्वदेशी दर्शन योजना के अंतर्गत विभिन्न सर्किट, ठीक है, पर्यटन स्थलों को लेकर, उसमें से अब पहला ट्राइबल टूरिज्म सर्किट दिया जा रहा है छत्तीसगढ़ को, ठीक है। उसका लोकार्पण किया गया है छत्तीसगढ़ में। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि देखिए जनजाति के संदर्भ में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जनजाति जनसंख्या के तौर पे हम मध्य प्रदेश को देखते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश से पहले ट्राइबल टूरिज्म सर्किट का जो लोकार्पण है वो छत्तीसगढ़ में किया गया। क्लियर है? तो ऑप्शन आपके पास ऐसे ही दे सकते हैं जहां पर ट्राइबल जनसंख्या मतलब ठीक ठाक जनसंख्या में पाई जाती है, जैसे आपका छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, वैसे 2 और राज्यों के नाम दिए जाएंगे। तो आपको पता करना है, पता रहना चाहिए, मतलब ये छत्तीसगढ़ का स्थान है, ठीक है। छत्तीसगढ़ को पहला दिया गया टूरिज्म सर्किट का लोकार्पण मतलब। चलिए आगे देखते हैं। इसके तहत 13 इको एथनिक रिजॉर्ट स्थापित किए जाएंगे। इको एथनिक रिजॉर्ट स्थापित किए जाएंगे। खैर ये ज़्यादा उतना महत्वपूर्ण है नहीं, सीधा ये आपको ध्यान में रखना है, ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के अंतर्गत छत्तीसगढ़। क्लियर? आगे देखें। बैकुंठपुर कृषि महाविद्यालय का नामकरण प्रदेश के प्रथम वित्त मंत्री रामचंद्र सिंहदेव के नाम पर रखा जाएगा। बैकुंठपुर कृषि महाविद्यालय है, उसका नामकरण प्रदेश के पहले वित्त मंत्री स्वर्गीय रामचंद्र सिंहदेव के नाम पर रखा जाएगा। प्रदेश का पहला फूड पार्क धमतरी के कुरुद ब्लॉक में बलौद बंजारी में बनेगा, ठीक है, बलौद बंजारी में बनेगा पहला फूड पार्क धमतरी के कुरुद ब्लॉक में। आगे देखें। बस्तर विश्वविद्यालय का नामकरण शहीद महेंद्र कर्मा के नाम पे होगा। झीरम घाटी जो घटना हुई थी उसमें ये शहीद हो गए थे, तो ये आपको पता होना चाहिए। बस्तर विश्वविद्यालय का नाम शहीद महेंद्र कर्मा के नाम पर। ओके, आगे बढ़ते हैं। 3 मेडिकल कॉलेज की भी घोषणा की गई है और स्थापना की जाएगी कोरबा, महासमुंद और कांकेर में। कोरबा, महासमुंद और कांकेर में। प्रदेश शासन द्वारा लाख पालन को कृषि का दर्जा दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, देखिएगा, ठीक है। जो लाख पालन होगा अब उसको कृषि का दर्जा दे दिया गया है। इसके पहले ये कृषि के अंतर्गत नहीं आता था, लेकिन अब लाख जो पालन होगा उसमें इसको कृषि का दर्जा दिया गया है प्रदेश सरकार के द्वारा, ठीक है। और साथ ही साथ किसानों को अल्पकालीन ऋण और ब्याज अनुदान के पात्र होंगे, ठीक है। किसानों को मतलब ब्याज दिया जाएगा और माफ़ कीजिए, क्या दिया जाएगा, ऋण दिया जाएगा अल्पकाल के लिए, और उसमें जो ब्याज होगा उसमें भी कुछ अनुदान दिए जाएंगे, मतलब रियायत दी जाएगी। प्रदेश में 3 ग्रामोद्योग प्रक्षेत्र स्थापित होंगे, दुर्ग, कोंडागांव और सुकमा में। दुर्ग, कोंडागांव और सुकमा में, मतलब 2 जिले आपके बस्तर संभाग के और एक दुर्ग, मतलब दुर्ग संभाग का जिला दुर्ग। प्रदेश के 3 में ग्रामोद्योग प्रक्षेत्र स्थापित होंगे। आगे देखें। कोरिया जिले के चिरमिरी क्षेत्र में दुर्लभ सफेद भालू की उपस्थिति देखी गई, ठीक है। अब ये सफेद भालू कहाँ मिलते हैं, तो आप बोलेंगे पोल्स में, ध्रुवों में मिलते हैं ये, ठीक है। बर्फी एरिया में, बर्फीली एरिया जो होता है उसमें मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर भी देखा गया सफेद भालू को। कहाँ पर? कोरिया जिले के चिरमिरी क्षेत्र में, ठीक है। चलिए, छिपकली की दुर्लभ प्रजाति हिल गिको। छिपकली की एक दुर्लभ प्रजाति है, दुर्बल नहीं, दुर्लभ प्रजाति है हिल गिको, कोरबा जिले में देखी गई थी। ये रैंडम वन लाइनर फैक्ट देख रहे हैं, कहीं से किसी का कुछ रिलेशन नहीं है,
सारे वन लाइनर फैक्ट आपको कवर करना एग्जाम के लिए, वो मैं कवर करवा रहा हूं, सेलेक्ट किए हुए अपने तरफ से, ठीक है ना। चलिए आगे देखें। स्पॉटेड एंगल नामक तितली की दुर्लभ प्रजाति मिली है भोरमदेव अभ्यारण्य में, ठीक है ना। स्पॉटेड एंगल नामक तितली, ठीक है। और ये मुझे लग रहा है ये हिंदी में एंगल तो लिखा गया, मैंने भी वैसा लिख दिया इसको, लेकिन ये एंजल होगी, स्पॉटेड एंजल होगी ये, ठीक है। इंग्लिश में देखें तो स्पॉटेड एंजल नामक तितली की दुर्लभ प्रजाति भोरमदेव अभ्यारण्य में देखी गई है। तो इस तरीके से सफ़ेद भालू, एक छिपकली जिसका नाम है हिल गिको, जो कहाँ मिली है, कोरबा में। सफ़ेद भालू मिला है कोरिया में, और जो तितली है दुर्लभ प्रजाति की जिसको स्पॉटेड एंजल कह रहे हैं, वो भोरमदेव अभ्यारण्य में देखी गई है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मध्य महानदी जल विवाद के हेतु गठित समिति का नाम है A.M. खानविलकर समिति। इंपॉर्टेंट है ये। हमेशा से महानदी के जल को लेकर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के मध्य विवाद की स्थिति रहती है, ठीक है। और एक विवाद वाली स्थिति महत्वपूर्ण अगर हम देखें छत्तीसगढ़ के दक्षिण भाग में, मतलब आंध्र प्रदेश, गोदावरी नदी को लेकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य और छत्तीसगढ़ के मध्य, तो पोलावरम बांध, ठीक है। ये थोड़ी सी स्थिति है विवाद वाली नदी के जल को लेकर। तो छत्तीसगढ़ उड़ीसा के मध्य महानदी के जल विवाद के सुलझाने के लिए जो समिति गठित की गई है उसका नाम है A.M. खानविलकर समिति। इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखेंगे इसको। आगे देखते हैं। गूगल और एक और कंपनी के द्वारा गोंडी भाषा का यूनिकोड फॉन्ट तैयार किया गया है, ठीक है। फॉन्ट तैयार किया गया है गोंडी भाषा के लिए, ओके। मेन इसमें गूगल को ध्यान में रखना है, एक अन्य कंपनी कौन सी है वो ध्यान में नहीं रखना है। तो गूगल किसी कंपनी के साथ मिलकर गोंडी भाषा का यूनिकोड फॉन्ट तैयार कर रहा है। सर्वश्रेष्ठ बुनकर पुरस्कार का नाम बदलकर राजेश्वरी करुणा माता के नाम पर रखा गया है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ बुनकर पुरस्कार, पहले क्या बोलते थे, सर्वश्रेष्ठ बुनकर पुरस्कार, अब उसका नाम बदलकर क्या कर देंगे, राजेश्वरी करुणा माता पुरस्कार, ठीक है। चलिए, पहले नाम था इसका, पहले भी नाम था, देखिए दीनदयाल हाथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार कहा जाता था इसको, ये चीज़ आप ध्यान रखें। पहले नाम था, पहले भी नाम था, ये जो बुनकर पुरस्कार दिया जाता था उसका पहले नाम था दीनदयाल हाथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार, अब राजेश्वरी करुणा माता पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखें। तो वही है, अपना अपना सरकार जो आती है, बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, उसके हिसाब से नाम भी परिवर्तित कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो वही बात है यहाँ पर। चलिए फिर देखें आगे। प्रमुख सप्ताह कौन कौन से थे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत, या प्रमुख महीने कौन कौन से थे, तो देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। वन्य प्राणी सप्ताह कब से कब तक, तो 2 से 8 अक्टूबर 2020 को ये सप्ताह मनाया गया। शिशु संरक्षण माह 14 जुलाई से 14 अगस्त तक 2020, 14 जुलाई से 14 अगस्त, अब माह बोले हैं तो पूरा एक महीना होगा। तो शिशु संरक्षण माह और वन्य प्राणी सप्ताह 2 से 8 आपका वन्य प्राणी सप्ताह, और शिशु संरक्षण माह 14 जुलाई से 14 अगस्त। कुपोषण माह 1 सितंबर से 30 सितंबर, मतलब पूरा सितंबर आपको कुपोषण माह, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं। सिद्धार्थ त्रिपाठी द्वारा निर्देशित फिल्म अ डॉग एंड हिज मैन को 51वीं अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में क्षेत्रीय भाषा श्रेणी में दिखाया जाएगा। ये ध्यान रखें, छत्तीसगढ़ से संबंधित सिद्धार्थ त्रिपाठी द्वारा निर्देशित, ये भी ध्यान रखें आप। कुछ भी पूछ सकता है, चाहे इनका नाम पूछ सकता है एग्जाम में, या उस फिल्म का नाम पूछ सकता है। क्या अ डॉग एंड हिज मैन को 51वीं अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के क्षेत्रीय भाषा श्रेणी में दिखाया जाएगा। चलिए 51वीं, ठीक है, अभी ठीक है। चलिए प्रमुख व्यक्तित्व की बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ से संबंध में, ये भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेक्शन हो सकता है ये, ठीक है। तो प्रमुख व्यक्तित्व कौन कौन है छत्तीसगढ़ से रिलेटेड, तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश जस्टिस PR रामचंद्र मेनन, जैसे कि मैंने कहा था कुछ देर पहले, ठीक है ना। जैसे ई लोक अदालत का उद्घाटन किया, देखा था हमने, देश का प्रथम बिलासपुर के अंतर्गत, बिलासपुर हाईकोर्ट के अंतर्गत, तो उद्घाटन इन्होंने किया, जो थे बिलासपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस PR रामचंद्र मेनन। छत्तीसगढ़ के महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा, ये ध्यान रखें। एडवोकेट जनरल जिसको महाधिवक्ता कहा जाता है,
सतीश चंद्र वर्मा, ये आपको ध्यान में रखना है। बिलासपुर उच्च न्यायालय के संबंध में आप ध्यान में रखिएगा कि बिलासपुर उच्च न्यायालय 19वां क्रम का उच्च न्यायालय है देश का 19वां क्रम का उच्च न्यायालय है आपका बिलासपुर उच्च न्यायालय, ठीक है, छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय भी कह लीजिए। और इसमें अधिकतम जजों की संख्या 22 हो सकती है। अधिकतम जजों की संख्या आप ध्यान में रखेंगे 22, जिसमें से 17 स्थायी जज होंगे और 5 अस्थायी जज होंगे, ठीक है, ये ध्यान रखें। 17 स्थायी होंगे इसमें से, ये आप ध्यान में रखेंगे। 22 में से अधिकतम संख्या 22, इतना ध्यान रख लीजिए। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव हैं वर्तमान में अमिताभ जैन। पुलिस महानिदेशक है डीएम अवस्थी, ठीक, ये तो आप पहले भी पढ़े होंगे एग्जाम की तैयारी करते हुए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी है रीना बाबा साहेब कंगाले, रीना बाबा साहब कंगाले। विधानसभा अध्यक्ष हैं चरणदास महंत, ये तो आप पहले भी पढ़े होंगे। साथ ही साथ उपाध्यक्ष हैं मनोज सिंह मंडावी और नेता प्रतिपक्ष हैं धर्मलाल कौशिक। चलिए, राज्य गौ सेवा, अब देखिए ये आयोग आपका महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरीके से देखिए पंचायत की भी हमने बात की तो गौ गठान समिति एक नई समिति बनी और नरवा गरुआ घुरुआ बाड़ी के तहत एक गरुआ अभियान भी है, जिसमें हम गौठानों को और गौ संरक्षण की बात करते हैं, मतलब छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार के द्वारा। तो इस तरीके से वो थोड़ा हाईलाइट है। गौ सेवा से रिलेटेड, गौठान से रिलेटेड जो बातें होंगी वो महत्वपूर्ण होगी, इस बार हाईलाइटेड होंगी। तो इस तरीके से आप ध्यान में रखिएगा एक ही आयोग का। बाकी फिर अन्य आयोग हैं, उनके अध्यक्ष के तौर पे आप देख सकते हैं चाहे तो। साथ ही साथ इसमें मैंने क्या कवर नहीं किया, राज्य अलंकरण पुरस्कार जो है वो कवर नहीं किया, उसकी सूची आपको आसानी से मिल जाएगी, या फिर मैं पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल आपको करा दूंगा, जिसको आपको पढ़ के चले जाना है, ठीक है। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ समसामयिक घटनाओं से रिलेटेड जो भी सूची होगी, चाहे किसी को कुछ पुरस्कार दिया होगा या कुछ भी बातें होंगी अतिरिक्त, उसको मैं पीडीएफ के फॉर्म में आपको अवेलेबल करा दूंगा एप्लीकेशन पर, हमारे एप्लीकेशन पर। क्लियर? तो टेंशन नहीं लेना है। जितनी बातें महत्वपूर्ण मुझे लगी जो एग्जाम में फोकस करना है वो मैंने सारी चीजें यहाँ पर दी हुई है। राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं महंत राम सुंदरदास और राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हैं किरणमयी नायक, ठीक है, उसको आप ऐड कर लीजिए। चलिए, राज्यसभा सदस्य की बात करते हैं जो नवनिर्वाचित हुए हैं। छत्तीसगढ़ से 2 नवनिर्वाचित राज्यसभा के सदस्य आप ध्यान में रखेंगे, KTS तुलसी और फूलो देवी नेताम, ठीक है। ये नवनिर्वाचित 2 सदस्य हैं राज्यसभा के लिए। इसके पहले 3 सदस्य और थे, जैसे हमको पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ से कुल 5 राज्यसभा की सीट है। तो 2 नवनिर्वाचित है, KTS तुलसी और एक फूलो देवी नेताम, और अन्य 3 सदस्य जो पहले से निर्वाचित थे वो थे छाया वर्मा, सरोज पांडे और राम विचार नेताम। ये 5 राज्यसभा के सदस्य छत्तीसगढ़ से आपको ध्यान में होने चाहिए, पूछा जा सकता है एग्जाम में। चलिए देखते हैं आगे। अब ये आर्थिक सर्वेक्षण वाला पोर्शन में स्टार्ट कर रहा हूं। आर्थिक सर्वेक्षण वाला पोर्शन यहां पर स्टार्ट कर रहा हूं, जो भी शेष रह गया था, ठीक है। ये जो टॉपिक अभी बताऊंगा आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड, इसको आपको करके जाना है। इसके पहले भी जितनी मैंने आर्थिक सर्वेक्षण में वीडियो लेक्चर्स कवर किए हैं, अलग से प्लेलिस्ट बनी है, उसको भी करके जाना है। चलिए देखिए, सिंचाई कवर कर रहा हूं, ठीक है, सिंचाई कवर कर रहा हूं। तो देखिएगा छत्तीसगढ़ के भौगोलिक क्षेत्रफल का 42% क्षेत्र वनाच्छादित है। अब सिंचाई से कैसे रिलेटेड है, तो सिंचाई से रिलेटेड नहीं, अल्टीमेटली सिंचाई करेंगे, वन वो सारे इंटरलिंक्ड होते हैं, या तो हम कृषि से शुरुआत करते हैं तो ये सारी चीज़ें आती है, ठीक है। तो एक तरीके से ध्यान में रख लीजिए, आगे वानिकी भी पढ़ाऊंगा तो वो भी फिर से आएगा। तो छत्तीसगढ़ का जितना भी भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका 42% वन है, ठीक है, ये ध्यान रखें। भूगर्भीय जल का 44% उपयोग में लाया जा रहा है वर्तमान में राज्य में, ठीक है। जितना भी भूगर्भीय जल है उसका 44% उपयोग में लाया जा रहा है। आगे देखें, कुल सिंचाई क्षमता छत्तीसगढ़ में मतलब मार्च 2019 तक कितनी है? 20.99 लाख हेक्टेयर, या 21 भी अगर दे एग्जाम में तो भी सही होगा, बशर्ते 20.99 ना हो। ऑप्शन को ऑब्जर्व करना है और मारना है, ठीक है। 20.99 मतलब 21 हो जाता है, लेकिन आपका आंकड़ा आर्थिक सर्वेक्षण में यही दिया गया एग्जैक्टली, तो ये आपको ध्यान में रखना है। 20.99 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता है वर्तमान में छत्तीसगढ़ की, कुल सिंचाई क्षमता, ठीक है, कुल सिंचाई क्षमता कह रहे हैं। आगे देखिए, जब छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण हुआ था तो उस समय सिंचाई क्षमता कितनी थी? तो 13.28 लाख हेक्टेयर थी सिंचाई क्षमता, जो बढ़ के हो गई है वर्तमान में 2019 तक, मार्च 19 तक 20.99। तो एक तरीके से अगर ये 2 आंकड़े आपको याद हो तो दोनों का आप डिफरेंस भी निकाल सकते हो। 20.99 को घटा दीजिए 13.28 से, तो कितनी वृद्धि हुई, कितने लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता वृद्धि हुई, ये आप पता कर लेंगे, बशर्ते ये दोनों आंकड़े आपको पता हो। तो राज्य निर्माण से अभी तक सिंचाई क्षमता में कितनी वृद्धि हुई, ऐसा भी प्रश्न बन सकता है, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है।
तो ये दो आंकड़े याद कर लीजिए, डिफरेंस करके देख लीजिएगा, अलग से याद मत कीजिए उसको, सारी चीजें हम याद नहीं कर सकते। आर्थिक सर्वेक्षण में तो बहुत आंकड़े मिलेंगे, सारों को याद करना, सभी को याद करना पॉसिबल नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। तो थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली चलिए, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, वर्तमान में कितनी सिंचाई परियोजनाएं हैं, कितनी सिंचाई परियोजनाएं हैं छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। तो परियोजनाओं को, सिंचाई परियोजनाओं को हम क्लासिफाई करते हैं वृहद परियोजना, मध्यम परियोजना, लघु परियोजना, नलकूप परियोजना और एनीकेट और स्टॉप डैम, ये इन सभी में क्लासिफाई करते हैं हम सिंचाई परियोजनाओं को। तो वर्तमान में देखें तो छत्तीसगढ़ में 8 वृहद परियोजना है, वृहद सिंचाई परियोजना है, 37 मध्यम सिंचाई परियोजना है और 2395 लघु सिंचाई परियोजना है। नलकूप परियोजना की बात करें तो 30 है और एनीकेट और स्टॉप डैम वर्तमान में 718 है। और ये जो ब्रैकेट में लिखा है उसका मतलब नोटिफाई यहां पर मैंने किया हुआ है निर्माणाधीन, ब्रैकेट के अंतर्गत लिखा है तो वो अभी निर्माणाधीन है, मतलब वृहद सिंचाई परियोजना 4 जो है वो निर्माणाधीन है, अभी निर्माण पूरा नहीं हुआ है उनका। मध्यम परियोजना के तहत 1 निर्माणाधीन है, लघु परियोजना के अंतर्गत 369, नलकूप योजना के अंतर्गत 1 निर्माणाधीन है और एनीकेट स्टॉप डैम में कुल 145 और अभी बनने वाले हैं, मतलब निर्माणाधीन है, ठीक है। तो ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, निर्माणाधीन परियोजनाएं, और ये जो है ये वर्तमान में परियोजनाएं हैं, इतने सिंचाई परियोजना, क्लियर। तो ये आंकड़े आप ध्यान में रख के चले जाइएगा, उतना टफ नहीं है याद करना, ओके। चलिए, प्रदेश में सिंचाई का प्रतिशत 37% है, ये ध्यान रखें। लेकिन जब आप कृषि का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे आर्थिक सर्वेक्षण में, आर्थिक सर्वेक्षण की पीडीएफ आपके पास होगी नहीं होगी तो मैंने आर्थिक सर्वेक्षण वाले वीडियो सीरीज में उसका पीडीएफ का लिंक शेयर किया हुआ है, वहां से आपको मिल जाएगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट की साइट से, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो 36%, जब आप कृषि पढ़ते हैं तो छत्तीसगढ़ में सिंचाई क्षमता आपको 36% दिखेगी, लेकिन वो पुराना डेटा है। लेटेस्ट डेटा की बात करें तो वो है 37%, छत्तीसगढ़ की सिंचाई क्षमता, ठीक है, का प्रतिशत है 37%, क्लियर है। आगामी वर्षों में राज्य के कुल बोए गए क्षेत्र का 75% सतही जल से सिंचाई क्षमता विकसित करने का लक्ष्य। आगामी वर्षों में देखिए, अब सरकार की है, देखिए 37% है, अब क्या बोल रहे हैं कि कुल जो बोया गया क्षेत्र है, अभी वही बात है, ये 37% मतलब जितना भी क्षेत्र है, बोया गया क्षेत्र है, या जितने सिंचाई की आवश्यकता होती है जितने क्षेत्रों को, उसका 37% क्षेत्र सिंचाई किया जा सकता है, ठीक है, सिंचित किया जा सकता है। वर्षा को छोड़कर, ये चीज़ ध्यान रखिएगा ना, वर्षा के माध्यम को छोड़कर की बात कर रहे हैं। लेकिन आगामी वर्षों में सरकार के द्वारा क्या लक्ष्य रखा गया है कि कुल बोया गया क्षेत्र है उसका 75%, 75% सतही जल से सिंचाई करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान में रख लीजिए। क्या आगे बढ़ते हैं, सिंचाई से रिलेटेड कुछ अन्य बातें। सिंचाई माध्यम कौन कौन सा है वर्तमान में, तो सिंचाई क्षमता के तौर पे हम नहर देखते हैं, नलकूप देखते हैं, कुआं देखते हैं, तालाब देखते हैं, उन्हीं सब की बात करेंगे। तो लेटेस्ट डेटा के अनुसार नहरों से सबसे अधिक सिंचाई होती है। तो ये प्रश्न पूछा गया है, सबसे अधिक, बहुत बार कई एग्जामों में पूछा गया है कि सबसे अधिक सिंचाई किस माध्यम से होती है। तो अगर सिर्फ इतना पूछ दे तो आंसर नहर होगा। आंकड़े पूछ दिया जाए तो 57.39% ध्यान में रखना है, ठीक है ना। 57.39% नहर से सिंचाई होती है। जितनी भी सिंचाई क्षमता है ना, 37% देखा, तो उस 37% में सबसे ज्यादा किस माध्यम से सिंचाई होती है, नहर से होती है, 57.39%, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड नंबर में आपका सिंचाई होता है नलकूप के माध्यम से, नलकूप के माध्यम से 39.70%, 39.70%। फिर तीसरे नंबर पे सिंचाई होती है तालाब से 1.90% और फिर चौथे नंबर पे सबसे कम सिंचाई की जाती है कुओं से, ठीक है, 1.01%। तो ये क्रम भी आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है ना। नहर से सबसे अधिक सिंचाई, फिर नलकूप से, फिर तालाब से और सबसे कम सिंचाई कुओं से होती है। आंकड़े के साथ आप ध्यान में रखिएगा इसको, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र और न्यूनतम सिंचित क्षेत्र, ये मैं आपको अभी अब बताने वाला हूं कि कौन कौन से जिलों के नाम आपको सबसे ज्यादा सिंचाई क्षेत्र के तौर पे और सबसे कम सिंचाई क्षेत्र के तौर पे याद रखना है, जिलों का नाम, ठीक है। सबसे पहले हम 3 आधारों पे बात करेंगे। पहला कि कुल सिंचित क्षेत्र,
उसके आधार पर सबसे अधिक सिंचाई जिला कौन सा है, सिंचित जिला कौन सा है, और सबसे कम सिंचित जिला है कौन सा है, वो बात करेंगे। फिर उसके बाद नीरा या शुद्ध सिंचित क्षेत्र के आधार पर, और फिर द्विफसली सिंचित क्षेत्र के आधार पर। तो ये 3 आधार है, सर्वाधिक सिंचित जिला और न्यूनतम सिंचित जिला। क्लियर है। और उसमें भी मैंने क्या किया है, पहले बताया है क्षेत्रफल के आधार पर, फिर बताया प्रतिशत के आधार पर। दोनों अलग अलग चीजें हैं। देखिएगा, क्षेत्रफल के आधार पर मतलब कितना क्षेत्रफल में सिंचाई किया जा रहा है, ठीक है, और प्रतिशत के आधार पर मतलब ओवरऑल जितनी क्षेत्र है उसमें से कितना पोर्शन, मतलब प्रतिशत के रूप में कितना सिंचाई हो रहा है, उसकी बात कर रहे हैं। तो ये इतने सारे आधार। क्लियर। सर्वाधिक सिंचित जिला 2 आधार, क्षेत्रफल के आधार पर, प्रतिशत के आधार पर। न्यूनतम सिंचित जिला फिर से वही, क्षेत्रफल के आधार पर, प्रतिशत के आधार पर। ये दो क्लासिफिकेशन। और 3 शुरू में क्राइटेरिया, कुल सिंचित क्षेत्र की बात करें, नीरा और द्विफसली। जैसे आपको मैंने पहले भी बताया कृषि में क्या अंतर होता है इसमें। सबसे पहले मैं नीरा शुद्ध सिंचित क्षेत्र की बात कर दूं तो शुद्ध नीरा सिंचित क्षेत्र का मतलब होता है कि एक सीजन में जो भी क्षेत्र होता है जिसमें फसल पैदा होती है एक ही सीजन के अंतर्गत, उसको शुद्ध या नीरा सिंचित क्षेत्र कहते हैं। या बोया गया क्षेत्र के तौर पे भी आप ध्यान में रखें, शुद्ध बोया गया क्षेत्र या नीरा बोया गया क्षेत्र में एक ही सीजन के अंतर्गत जितनी अवेलेबल होती है भूमि, ठीक है, कृषि भूमि, उसको कहते हैं शुद्ध या नीरा बोया गया क्षेत्र। और जहां पर सिंचाई हो रही है उसको कह रहे हैं नीरा या शुद्ध सिंचित क्षेत्र, ठीक है। द्विफसली होता है मतलब ऐसे क्षेत्र, केवल उन क्षेत्रों को चुनेंगे जहां पर दोनों सीजन में या जितने भी सीजन होते हैं उनमें फसल लिया जाता है, द्विफसली क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। द्विफसली क्षेत्र कहते हैं। तो उस क्षेत्र में अगर सिंचाई होगी तो उसको द्विफसली सिंचित क्षेत्र कहा जाएगा। और जब नीरा और शुद्ध सिंचित क्षेत्र और द्विफसली सिंचित क्षेत्र को मिला दें तो बन जाता है कुल सिंचित क्षेत्र। तो ये 3 क्राइटेरिया। चलिए पहले बात करते हैं कुल सिंचित क्षेत्र के आधार पर। क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों के आधार पर सबसे अधिक सिंचित जिला है जांजगीर चांपा। सबसे अधिक सिंचित जिला है जांजगीर चांपा, ये ध्यान रख लीजिए। ये सबसे महत्वपूर्ण क्राइटेरिया होने वाला है कौन सिंचित क्षेत्र के तौर पे। न्यूनतम सिंचित जिला के तौर पे आप ध्यान में रखेंगे। अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे कि क्षेत्रफल के तौर पे सबसे कम सिंचित जिला है नारायणपुर, और प्रतिशत के आधार पे बात करेंगे तो सबसे कम सिंचित जिला है दंतेवाड़ा, नारायणपुर दंतेवाड़ा, ठीक है, ये ध्यान रखें। चलिए अगला क्राइटेरिया नीरा या शुद्ध सिंचित क्षेत्र। क्षेत्रफल के आधार पर तो पहला क्राइटेरिया क्या होता है आपका, ये पहला क्राइटेरिया, ये दूसरा क्राइटेरिया, ऑर्डर वही रहने वाला है। मतलब ये किसके आधार पर होगा, क्षेत्रफल के आधार पर होगा, ठीक है ना, क्षेत्रफल के आधार पर होगा। तो क्षेत्रफल के आधार पर फिर से सर्वाधिक सिंचित जिला जांजगीर चांपा है अगर शुद्ध सिंचित क्षेत्र की बात करें तो। लेकिन अगर प्रतिशत के आधार पर बात करें शुद्ध सिंचित क्षेत्र के आधार पर तो वो हो जाएगा रायपुर, वो हो जाएगा रायपुर। अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। कुल सिंचित क्षेत्र, शुद्ध सिंचित क्षेत्र, प्रतिशत के आधार पर जांजगीर चांपा, प्रतिशत के आधार पर रायपुर, ये अंतर है। क्लियर। चलिए द्विफसली क्षेत्र के तौर पे आपको बेमेतरा ध्यान में रखना है, चाहे वो क्षेत्रफल के आधार पे बात करें या फिर प्रतिशत के आधार पर बात करें, ठीक है, ये बेमेतरा है। द्विफसली, केवल द्विफसली, केवल द्विफसली, बेमेतरा को ध्यान में रखना है आपको, चाहे क्षेत्रफल के आधार पर हो या प्रतिशत के आधार पर हो। वैसे ही अगर शुद्ध सिंचित क्षेत्र के तौर पे बात करें तो वही ऑर्डर होने वाला है जो कुल सिंचित क्षेत्र के लिए था, कम सिंचित जिला को लेकर नारायणपुर और फिर दंतेवाड़ा, ठीक है। लेकिन अगर द्विफसली की बात करें तो द्विफसली में तो पूरा बदल जा रहा है सारी चीजें। तो जैसे यहां पर बेमेतरा आ गया वैसे ही वहां पर क्या आ जाएगा, तो वहां पर चाहे क्षेत्रफल की बात करें प्रतिशत की बात करें, उसमें आप ध्यान रखिएगा बस्तर संभाग के 6 जिले, बस्तर संभाग के 6 जिले, बस्तर संभाग के 6 जिले और +1 कौन, +1 कौन, कोरबा, +1 कोरबा। अब ये 36 बस्तर संभाग के 6 जिले कौन कौन से हैं, तो सुकमा को छोड़कर, सुकमा को छोड़कर आपके 6 जिले काउंट कर लेना है, सुकमा को छोड़कर। क्लियर है। तो सुकमा को छोड़कर 6 जिले आप आसानी से बता देंगे। बस्तर संभाग में कुल 7 जिले हैं, सुकमा को छोड़ दीजिए, बाकी जितने जिले हैं उसको मिला दीजिए और एक कोरबा को मिला दीजिए, ये हो जाएगा आपका द्विफसली क्षेत्र के रूप में न्यूनतम सिंचित जिला। क्लियर है। तो इतना एक साथ आपको ध्यान में रखना है, चाहे क्षेत्रफल के आधार पर हो या प्रतिशत के आधार पर हो। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। चलिए भूजल की दृष्टि से सुरक्षित श्रेणी में विकास खंड की संख्या है 122। देखिए भूजल कितना बचा हुआ है उसके आधार पर 3 श्रेणी बनाई गई है। एक होता है सुरक्षित श्रेणी जहां पर जल का जो लेवल है, ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो ठीक ठाक है, वो 122 विकास खंड है, ठीक है। आंशिक संकट श्रेणी में 22 विकास खंडों को रखा गया है, मतलब जहां पर जल का उपयोग अधिक हो रहा है भूजल का, और जो थोड़ा सा उसमें कमी देखी जा रही है। और एकदम ज्यादा संकटपूर्ण श्रेणी में 2 विकास खंडों को रखा गया है, ठीक है।
किसकी दृष्टि से? भूजल की दृष्टि से। ये आप इतने आंकड़े ध्यान में रख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, राज्य वन रिपोर्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों। इससे प्रश्न हमेशा हमको एग्जाम में देखने को मिलते हैं कि छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है वन रिपोर्ट के आधार पर और इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट के आधार पर। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे राज्य वन रिपोर्ट के आधार पर। ठीक है, जो आर्थिक सर्वेक्षण पे निर्भर होता है, आर्थिक सर्वेक्षण छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर होता है। तो पहले इसकी बात कर लेते हैं। राज्य वन रिपोर्ट छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण पर आधारित प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का कुल वन आवरण, जैसे कि मैंने बताया कुछ देर पहले कि 44% और स्पेसिफाई कर दो तो 44.2%, ऐसा कर लो। ठीक है, तो ये स्पेसिफिकली आपको ध्यान में रखना है। और दोनों आंकड़े भाई मैंने अपने मन से नहीं लिया, पहले 44 और फिर अभी 44.2 बता रहा हूं, ऐसा नहीं, एग्जैक्टली आर्थिक सर्वेक्षण में वही लिखा है। ठीक है, तो 44.2% आपका प्रदेश का कुल वन आवरण है, जितना भी भूमि है छत्तीसगढ़ का। और अगर वर्ग किलोमीटर के तौर पे भी ध्यान में रखें, और ये प्रश्न पूछ लिया गया था, इसमें मैंने आंकड़े इसलिए लिखे हैं, क्या 59,772 इसलिए लिखा है क्योंकि ये आंकड़ा पूछ लिया गया था। तो ध्यान रखें 44.2% तो ठीक है, लेकिन वर्ग किलोमीटर में कितना है ये एरिया? 59,772 वर्ग किलोमीटर, 59,772 स्क्वायर किलोमीटर आपका एरिया है वन आवरण का पूरा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। वन क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में छत्तीसगढ़ का स्थान है चौथा, ये छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण कहता है। लेकिन वन प्रतिशत की बात करें कि जितना भी लैंड है उसमें वन का प्रतिशत कितना है, तो उसके आधार पर छत्तीसगढ़ देश में तीसरे स्थान पर आता है। ठीक, दोनों अलग अलग है। वन क्षेत्रफल की बात करें कि कितना वन क्षेत्रफल है यहां पर, उसके आधार पर छत्तीसगढ़ का चौथा रैंक है। लेकिन अगर प्रतिशत की बात करें कि कितना प्रतिशत वन है छत्तीसगढ़ में, तो उसमें थर्ड स्थान है पूरे देश में। ठीक है, पूरे देश में बोल रहे हैं, राज्यों के मध्य ये रैंकिंग है। ओके, तो ध्यान रखें क्या पूछा गया है, क्षेत्रफल पूछा गया तो चौथा होगा, वन पूछा गया है मतलब प्रतिशत पूछा गया है वन का तो तीसरा होगा। और ये आपका छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण मतलब छत्तीसगढ़ राज्य स्टेट वन रिपोर्ट के आधार पर है। ये क्लियर है? तो क्या पूछा है थोड़ा अच्छे से देख लेना एग्जाम में, तभी आंसर करना। अदरवाइज ऑप्शन आपके मिलते जुलते रहेंगे, फिर आप किसी का कुछ में कर दिया तो फिर कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। आगे देखें, आरक्षित वन कितने हैं छत्तीसगढ़ में? तो 43.13%। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत बार पूछा गया है, गिनती नहीं है इसकी, कितना आरक्षित वन है छत्तीसगढ़ में, कितने संरक्षित है, कितने अवर्गीकृत है। तो आरक्षित वन है 43.13%। आरक्षित वन उन वनों को कहा जाता है जिसमें किसी भी प्रकार का मानवीय हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। आप किसी भी रूप में वहां से कुछ भी नहीं ले सकते हैं, उन्हें आरक्षित वन कहा जाता है। संरक्षित वन है 40.22%। सरकार की परमिशन के बाद कुछ चीजें वनोपज लेने की अनुमति होती है इस संरक्षित वन से। अवर्गीकृत वन जिसमें कोई भी नियम कायदे कानून उतने नहीं है, तो वो है 16.65%। ठीक है, तो ये ध्यान में रखें, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम बात करेंगे इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट की, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट की। छत्तीसगढ़ का वन आवरण ये कहता है कि 41.13% है। छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे कहता है 44.2%। अब देखिए कितना कम है ये। इसमें ये वन रिपोर्ट जो इंडिया का है वो कह रहा है कि 41.13% है। और वर्ग किलोमीटर में बोले तो 55,611 वर्ग किलोमीटर है। ये दोनों आंकड़े ध्यान में रख लीजिए। देश में छत्तीसगढ़ का स्थान केवल एक ही स्थान घोषित किया गया, चाहे वो वन के क्षेत्रफल के आधार पर हो या प्रतिशत के आधार पर हो, जैसा आपको समझना है समझ लीजिए। देश में छत्तीसगढ़ का वन को लेकर स्थान है तीसरा इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट। क्लियर? पूछा गया दोस्तों, पिछले बार ही पूछा गया था, मतलब ये बहुत बार पूछा जाता है, ये ध्यान में रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 औषधीय पौधा संरक्षित क्षेत्र बनाया गया छत्तीसगढ़ में, एक बस्तर में, एक कटघोरा में और 4 पश्चिमी भानुप्रतापपुर में। ये आप ध्यान में रख लीजिए। छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड द्वारा 14 हर्बल गार्डन की भी स्थापना की जा रही है। ये अतिरिक्त ध्यान में रख लीजिए पूरा, ठीक, वन से रिलेटेड। चलिए आगे बढ़े, खनिज कवर करते हैं, महत्वपूर्ण है, देखिएगा। खनन उत्खनन क्षेत्र का जीएसडीपी में योगदान स्थिर भाव को लेकर 2019-20 में 11.72% है। वैसे तो मैंने सभी क्षेत्रों का योगदान और प्रतिशत वृद्धि बता दिया है, लेकिन चूंकि खनिज कर रहे हैं तो एक बार फिर से मैं यहां पर रिवाइज कर रहा हूं। तो देखिएगा 2019-20 के आंकड़े पूछे जाएंगे आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड, लेकिन जो आंकड़े 19-20 के नहीं आए हैं उसका 18-19 का आंकड़ा भी पूछ लिया जाएगा। ये चीज ध्यान रखें, जो आंकड़े 19-20 के अवेलेबल है 19-20 के पूछे जाएंगे, जो आंकड़े 19-20 के अवेलेबल नहीं है वो 18-19 के पूछे जाएंगे। ये आप ध्यान में रखिएगा। तो ये सारी चीजें ऑब्जर्व करके ही मैं बता रहा हूं, आर्थिक सर्वेक्षण में जो दिया गया है
19-20 का आंकड़ा अवेलेबल है, अनुमानित है ये पूरी तरीके से, तो 11.72% खनन उत्खनन क्षेत्र का जीएसडीपी में योगदान। वृद्धि दर कितना है स्थिर भाव में, तो देखें 5.45%, क्लियर। और मूल्य में अगर देखें तो 26,958 करोड़ रुपए, 26,958 करोड़ रुपए, ठीक है। ये खनिज क्षेत्र का जीएसडीपी में योगदान है मूल्य के आधार पर। चलिए अब राजस्व की बात करें तो मुख्य खनिज से 94% राजस्व प्राप्त होता है सरकार को, और गौण खनिज से 6% राजस्व प्राप्त होता है, ठीक है। तो अगर मुख्य खनिज और गौण खनिज दो भागों में खनिज को बांट देते हैं तो जो राजस्व प्राप्ति होती है मुख्य खनिज से 94% होती है और गौण खनिज से 6% प्राप्त होती है। आगे देखें, कुल खनिज उत्पादन का मूल्य भारत के खनिज का 15.66% है, ठीक है। मतलब भारत में जितने भी खनिज होते हैं उसका छत्तीसगढ़ से उत्पन्न होने वाले खनिज का मूल्य के तौर पे प्रतिशत इतना है। मतलब खनिज से जितने भी मूल्य मिल रहे हैं ना, पैसे मिल रहे हैं, रिवेन्यू जनरेट हो रहा है, उसमें छत्तीसगढ़ का हिस्सा 15.66% है। ये ध्यान में रख लीजिए, बस क्लियर। मुख्य खनिज उत्पादन क्रम 2018-19 का देखिएगा, 19-20 का आंकड़ा नहीं है इसका, तो इसका 18-19 लिखा हुआ है। मतलब कौन सा खनिज कितने हजार टन में उत्पादित होता है उसके हिसाब से मैंने आपको घटते क्रम में बताया। मतलब सबसे ज्यादा कौन सा खनिज उत्पादित होता है, फिर कौन होता है ये, ठीक है। वेट वाइज मतलब क्वांटिटी वाइज की बात कर रहे हैं, उत्पादन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्लियर। तो देखिए सबसे अधिक होता है कोयला वजन के हिसाब से, फिर चूना पत्थर, फिर लौह अयस्क, फिर टीन, फिर बॉक्साइट, ठीक है, ये ध्यान रखें। लेकिन मूल्य की बात करेंगे तो लौह अयस्क पहले आ जाएगा, फिर चला जाएगा चूना पत्थर। मूल्य क्योंकि लौह अयस्क का ज्यादा होता है, भले ही 1000 टन में इसका उत्पादन कम होता है चूना से, लेकिन मूल्य तो लौह का ही ज्यादा रहेगा ना, चूना का थोड़ी रहेगा। तो ये जो क्रम है ये उत्पादन के आधार पर क्रम है। सबसे अधिक कोयला होता है वजन वाइज, फिर चूना, फिर लौह अयस्क, फिर टीन, फिर बॉक्साइट, ठीक है। चलिए नीचे देखिए, मुख्य खनिज उत्पादन में भारत के स्तर पर छत्तीसगढ़ का योगदान 2019-20 का आंकड़ा ये अब उपलब्ध है, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, मुख्य खनिज उत्पादन में भारतीय स्तर पर छत्तीसगढ़ का योगदान कितना है। उत्पादन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, फिर से देखिएगा, मतलब कुल जो भी खनिज उत्पादित होता है उसमें छत्तीसगढ़ का कितना हिस्सा है भारत के कंपैरिजन में करें तो। कोयला पूरे भारत का छत्तीसगढ़ में 22.33% होता है। लौह अयस्क पूरे भारत का 16.22% छत्तीसगढ़ में पैदा होता है। चूना 11.19% छत्तीसगढ़ में पैदा होता है। बॉक्साइट पूरे देश का 6.26% होता है। और टिन पूरी तरीके से केवल छत्तीसगढ़ में पैदा होता है, छत्तीसगढ़ में उत्खनन किया जाता है टिन का 100%, ठीक है। और मूल्य के आधार पर भारत से कंपेयर करें तो कोयला का आंकड़ा नहीं है, कोयले का आंकड़ा अभी नहीं है, आर्थिक सर्वेक्षण में भी नहीं दिया गया है। लौह अयस्क की बात करें तो जितना भी मूल्य है लौह अयस्क का पूरे देश में, छत्तीसगढ़ में उसका हिस्सा है 20.93%, ठीक। चूने पत्थर का मूल्य है पूरे भारत के कंपैरिजन में 10.86% और बॉक्साइट का है 8.94%। और चूंकि टीन केवल छत्तीसगढ़ में होता है तो पूरा 100% मूल्य छत्तीसगढ़ का ही होने वाला है, क्लियर है। चलिए आगे देखें। अब देखिए सर्वाधिक उत्पादन वर्ष कह रहा हूं किसी खनिज का, मतलब कौन सा खनिज छत्तीसगढ़ से रिलेटेड उसका उत्पादन किस वर्ष सबसे अधिक हुआ है। तो देखिए कोयला, चूना पत्थर और लौह अयस्क, ये तीनों का उत्पादन 2018-19 में सर्वाधिक हुआ है अभी तक, ठीक है। और टिन का सर्वाधिक उत्पादन हुआ था 2013-14 में, इतना कर लीजिए, ठीक है ना। मतलब कौन से खनिज का उत्पादन छत्तीसगढ़ के अंतर्गत सर्वाधिक हुआ है किस वर्ष, ये मैंने बताने की कोशिश की है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, मुख्य एवं गौण खनिज ब्लॉक की ई नीलामी, ठीक है। अब मुख्य खनिज का जो भी टेंडर होगा, गौण खनिज का जो भी टेंडर होगा, संविदा होगा, निविदा बोलते हैं उसको टेंडर को, तो उसकी ई नीलामी की जाती है, ठीक है। मतलब अब कंप्यूटरीकृत हो चुका है ये, तो कब से कंप्यूटरीकृत हुआ है ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। तो मुख्य खनिज की ई नीलामी 2015 से शुरू हो चुकी है और गौण खनिज को लेकर निविदा टेंडर 2016-17 से दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें। आगे देखिए, छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास, इसका जो नियम है सर्वप्रथम आया 22 दिसंबर 2015 को। और ये छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास का कार्य क्या होता है, बहुत सारी चीजों में ये योगदान देता है, फंड प्रोवाइड करवाता है, कोई भी चीज विकास कार्य में भी फंड प्रोवाइड करवाता है। ये छत्तीसगढ़ जिला संस्थान न्यास, छत्तीसगढ़ खनिज संस्थान न्यास, ठीक है। ये जो नियम आया था, कौन सा, छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, ये 22 दिसंबर 2015 को आया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखें।
और सभी जिलों में, मतलब पूरे जिलों में अभी इसकी स्थापना है। अब 28 जिले हो चुके हैं, तो वहां पर स्थापना हुई है नहीं हुई ये देखने वाली बात है। तो अभी 27 जिले में ये आपका छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास है। ठीक है, आगे देखिए, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड CMDC, ये पूरी तरीके से राज्य सरकार द्वारा संचालित लिमिटेड है ये। जैसे हम राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो NMDC है बैलाडीला में ही, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, लिमिटेड, ये NMDC आपका बैलाडीला के अंतर्गत है। वैसे ही राज्य स्तर पर CMDC है, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड कहते हैं इसको। तो उसके द्वारा कौन कौन सी परियोजना चलाई जा रही है, ये पूरा राज्य सरकार के द्वारा संचालित है। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा संचालित है ये। और NMDC जो बैलाडीला में है, NMDC जो बैलाडीला में है वो केंद्र सरकार की, ध्यान रखेंगे ना, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, चलिए कौन कौन सी CMDC के द्वारा चलाई जाने वाली परियोजना है खनिज को लेकर, कोल परियोजना है, लौह अयस्क का परियोजना है, ये 2 खनिज तो मुख्य है छत्तीसगढ़ से रिलेटेड, फिर बॉक्साइड है, कोरंडम है और टीन है। यहाँ पर चूना पत्थर परियोजना नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो कौन सी परियोजना शामिल नहीं है करके प्रश्न पूछ सकता है, तो उसमें चूना पत्थर दे तो वो शामिल नहीं है। कोल है, लौह अयस्क है, बॉक्साइट है, टीन है। चूना पत्थर की जगह पे आप याद रख लीजिए कोरंडम परियोजना। क्लियर? तो ये हो चुका है हमारा पूरा जो भी समसामयिक से रिलेटेड भाग बचा हुआ था और करंट आर्थिक सर्वेक्षण से बात बची हुई थी वो क्लियर है। एक चीज़ और ध्यान में रख लीजिए जो मैं बता देता हूं आपको। देखिए अजीत जोगी की मृत्यु के पश्चात उनकी जो सीट थी, विधानसभा सीट थी, वो रिक्त हो गई थी। ठीक है, विधानसभा सीट रिक्त हो गई थी अजीत जोगी के मृत्यु के पश्चात। कहाँ से? मरवाही से, मरवाही से। तो उसके लिए उपचुनाव हुआ, उसके लिए उपचुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ। कब? उपचुनाव कब हुआ? नवंबर 2020 में, नवंबर 2020 में। ठीक है, तो कौन जीता ये महत्वपूर्ण होगा। तो विधानसभा उपचुनाव जो नवंबर 2020 में हुआ, अजीत जोगी के मृत्यु के पश्चात स्थान रिक्त होने से वो जीता है के ध्रुव के द्वारा। के ध्रुव ये विजित हुए हैं इस सीट से, जो कांग्रेस के ही है। ठीक है, जो कांग्रेस के ही हैं, यह आप ऐड कर लीजिएगा एक्स्ट्रा। क्लियर है? तो ये था समसामयिक घटनाओं का भाग 2, इसको आप पूरा करके जाइएगा कम से कम। और जो भी, जैसे कि मैंने कहा, जो भी बातें शेष रह गई है, जैसे राज्य अलंकरण पुरस्कार, उसकी लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। खेल से रिलेटेड कोई व्यक्तित्व अगर सामने आए होंगे तो उसकी लिस्ट प्रोवाइड करवा दूंगा आपको PDF के माध्यम से हमारे आजाद CGPSC एकेडमी एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।